लोग यहाँ युग प्रवर्तक त्याग मूर्ति चंदापुरी साहब के 98 जयंती के अवसर पर जो प्रबुद्ध पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, और इस सम्मेलन के लिए मैं मुंबई से आया हूँ। शायद मैं पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा ऐसा मुझे लग रहा था, मगर मैं आप तक आया। और यह जो सम्मेलन है ये प्रबुद्ध लोगों का है, ये बात ख्याल में रखिए। तो बहुत समाज के अंदर में कम लोग प्रबुद्ध होते हैं। जब लड़ाई लड़ी जाती है तो बॉर्डर पे बहुत कम लोग होते हैं, और वो बाकी देश की पूरी जनता को सुरक्षा देते हैं। तो वैसे ही हमारे समाज में आज यहाँ जो भी बैठे हैं, यह सब प्रबुद्ध लोग हैं जो जानते हैं कि आर.एल. चंदापुरी साहब ने, जिन्हें हम त्याग मूर्ति कहते हैं, उनका जो त्याग है, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि आर.एल. चंदापुरी साहब से के मार्गदर्शन में मैंने कई साल काम किया। और चंदापुरी जी हमें कहते थे जब भी मिलते थे कि ये मेरा काम जो है यह आपको आगे बढ़ाना है। त्याग मूर्ति चंदापुरी जी कहते थे कि भारत में हमें आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़नी होगी। उनका किताब है आज़ादी की तीसरी लड़ाई। तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत के अंदर में त्याग मूर्ति चंदापुरी जी तीसरी लड़ाई किस चीज़ को कहते थे, क्योंकि हमें मालूम है भारत में पहली लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई हुई, तो तीसरी लड़ाई किसकी? तो इस देश के अंदर में हजारों सालों से जो जातिवाद है, जातियों के नाम पर लोगों को बांटा गया है, लोगों को सिर्फ बांटा ही नहीं गया है, उनको एक दूसरे के नीचे रखा गया है। और यह जातिवाद इतना अमानवीय है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी लड़ाई कौन सी है? तो आज से कुछ साल पहले महाराष्ट्र के अंदर में, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। मतलब पीने का जो पानी है, जो निसर्ग देता है, जो वो कुदरत का निर्माण किया हुआ पानी, वो भी इस देश के अंदर में ऐसा एक वर्ग था, अस्पृश्य वर्ग, जिनको वो पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, जिसके लिए उन्होंने महाड़ का सत्याग्रह किया। मगर उसी समय मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर में जो ओबीसी वर्ग है, वो ओबीसी वर्ग में एक पाटिल नाम के नेता थे। वो कोकण में जो मंदिर है, वो जैसे बाबा साहब के जो अछूत वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए काला राम मंदिर का सत्याग्रह किया था। मगर वहाँ के ओबीसी लोग ये कहते थे कि हमें मंदिर में तो आने देते हो, मगर मंदिर में चबूतरे पे आके हम दूध का अभिषेक करना चाहते हैं मूर्ति को। तो उन्हें कहते थे ये अधिकार तुम्हें नहीं है। तो आप ये समझ के रखिए कि इस देश के अंदर में जो शूद्र और अतिशूद्र लोग हैं, जो गुलाम छूत और अछूत है, इन लोगों को अधिकार इस तरह से दिए गए कि जैसे वो एक दूसरे के अधिकारों की स्पर्धा करते रहे और उसी में वो घूम रहे। मतलब हमारे देश के अंदर में यह जो आर्यभट्ट जो आए, यह जो लोग आए, इन्होंने इस देश के, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, हम अभी दिवाली मनाई, और दिवाली में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिसे बलि प्रतिपदा कहते हैं। इस बलि प्रताप के दिन जो हमारा जो बहुजनों का, हमारा यहाँ के मूल निवासियों का जो राजा था, राजा बलि, उसका उत्सव मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि कोकण केरला में भी ओणम के नाम से बलि राजा का उत्सव मनाया जाता था। और हमारे यह जो हमारा आंदोलन है, ये हमारे आंदोलन के निर्माता महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में पूना में पहली स्कूल खोली थी। वो स्कूल उन्होंने लड़कियों के लिए खोली थी। तो ये हमने ख्याल में रखना चाहिए
कि हमें लोगों को लगता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके लिए जो आरक्षण है, ये आरक्षण 26 जनवरी 1950 को चालू हुआ, मगर भारत के संविधान में ही, जिसके लिए त्यागमूर्ति चंदापुरी का बहुत बड़ा योगदान रहा, कि 340 कलम भारत के संविधान में अंतर्भुक्त किया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वो संविधान के निर्माता थे, मगर वो 340 जो का कलम है, वो कलम लागू होते होते इस देश के अंदर में 40 साल चले गए थे। 1990 आया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर स्वातंत्र मिले या ना मिले, मगर 1902 में जो राजर्षि शाहू महाराज थे, जो कि महाराष्ट्र के, उन्होंने उनका जो कोल्हापुर नाम का राज्य था, उस राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण दे दिया था। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लगा, और हमें ओबीसी को रिजर्वेशन जो मंडल आयोग से मिला वो 1990 में, मतलब 40 साल के बाद मिलता है। और राजर्षि शाहू महाराज जो है वो 40 साल के पहले, मतलब 1902 में उनके राज्य में वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देते हैं। तो महत्वपूर्ण इसमें बात है कि राज्य घटना क्या है, संविधान क्या है, इससे राज कौन कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर शाहू महाराज जो थे वो पिछड़े वर्ग से थे, कुर्मी वर्ग से थे, तो उन्होंने अपने समाज के हित में, आज भारत के अंदर में 600 ऐसे राजा अलग अलग तरह के हैं, मगर वो सब राजाओं के नाम हम याद नहीं रखते, राजर्षि शाहू महाराज का नाम याद रखते, क्योंकि उसने अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। तो मुझे ऐसा लगता कि जब तक हम यह बात नहीं जानेंगे कि हम स्वयं राज्यकर्ता नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने हक और अधिकार नहीं ले सकते। जिस समय देश आजाद हुआ, अब मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर में 2 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे एक गोंदिया है और एक भंडारा है अगल बगल में। तो वो गोंदिया और भंडारा, ये दोनों के जो कलेक्टर थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। अब जब ब्रिटिश देश छोड़ के चले गए, तो 2 नंबर पे जो भी अधिकारी थे वो ब्राह्मण वर्ग के थे। तो जो ब्रिटिश अधिकारी गोंदिया छोड़ के चले गया, उसने भंडारे के ब्राह्मण कलेक्टर को बोला कि भाई गोंदिया भी तुम संभालो। तो इस देश के अंदर में जो पूरा का पूरा राज है, कलेक्टर का राज जो है, वो 100% ब्राह्मणों का निर्माण हो गया। मगर क्या ये 100% ब्राह्मणों को कलेक्टर बनाने के लिए देश आजाद हुआ था क्या? मोहनदास करमचंद गांधी नाम का जो आदमी था, उसके पीछे लाखों की जो जनता चलती थी, वो जो लोग चलते थे वो किस जाति के थे? वो किसान जाति के थे, वो कामगार जाति के थे, तेली थे, माली थे, किसान थे, कुर्मी थे। तो ये सब लोग लाखों के संख्या में उसके पीछे चलते थे। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी नाम के व्यक्ति को महात्मा गांधी बोला गया, और इसके लिए ब्रिटिशों ने हमें आजाद किया। तो जो गांधी के पीछे लोग थे, जो किसान था, जो कामगार था, उसको क्या मिला? उसकी आजादी का क्या? यह अतिशय महत्वपूर्ण प्रश्न हमने, और इसका उत्तर जो है वो भारतीय जनगणना में छुपा हुआ है। आप ख्याल में रखिए कि ब्रिटिशों ने 1861 से लेकर जनगणना शुरू की थी। उन्होंने 1931 में भी जनगणना की, उन्होंने 1941 में भी जनगणना की, मगर 1951 में जब इस देश के अंदर में जो कांग्रेस का पहला शासन आया, पंडित नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी की जनगणना होने नहीं दी। मतलब आजादी का जो बंटवारा है, वो बंटवारा होना चाहिए, तो बंटवारा रोकने का काम हुआ। अगर जनगणना हो जाती थी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी हो जाती थी, मगर वैसा नहीं हुआ। ये बात आप ख्याल में रखना चाहिए। तो ना 61 में हुआ, ना 71 में हुआ, ना 81 में हुआ, ना 91 में हुआ। जबकि मंडल आयोग 1990 में लगा, तो 1992 में जो फेमस मंडल आयोग की केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई इन्हें हम आरक्षण दे, तो इनकी जनसंख्या क्या है, ये लोगों की जनसंख्या क्या है? क्योंकि किसी भी वर्ग को अगर आरक्षण दिया जाता है
तो उसके दो मूल तत्व होते हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 16(4) में लिखे हैं। आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है कि क्या वो वर्ग सामाजिक पिछड़ा है, आर दे बैकवर्ड्स, और दूसरा प्रश्न पूछता है कि क्या उनका जो प्रतिनिधित्व है उनकी लोक संख्या के अनुपात में कम है। तो ये दोनों चीज अगर देखनी है तो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट आया, मंडल आयोग का जो रिपोर्ट था वो एक देश का सबसे बड़ा रिपोर्ट था, जिसमें ये जो हमारी ओबीसी की जातियां है, कुर्मी है, यादव है, तेली है, ये सब जातियों को ये तो कहा कि ये जो लोग हैं ये सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पिछड़े हैं मगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा कैसा? इनकी लोक संख्या क्या है? तो उस समय 1931 की जो जनगणना है उसको ही आधार माना गया। तो इसका मतलब अगर देश आजाद हुआ उस समय से अगर जनगणना करते तो सुप्रीम कोर्ट को 1931 की जनगणना का आधार नहीं लेना पड़ा रहता। जब इस देश के अंदर में आईआईटी और आईएम्स में एजुकेशन उच्च शिक्षण जो संस्थाएं हैं, उस उच्च शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण का प्रश्न आया 2005 में, जिसे हम मंडल फेज 2 कहते हैं। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ओबीसी के बच्चे हैं, ये तेली के लड़के, कुर्मी के लड़के, यादव के लड़के, इनको अगर हमें आईआईटी और आईएम में रिजर्वेशन देना है तो इनकी जनसंख्या क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसका नाम है इंडियन, मगर हम ओबीसी इंडियन नहीं है, यह प्रश्न खड़ा होता है। और फिर उस समय जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो फिर से 1931 के जो आंकड़े हैं कि ओबीसी की लोक संख्या 52% है, उसका ही आधार लिया गया। जब बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है भारत सरकार को, जब बार बार कई कमीशंस भारत सरकार को कहते हैं कि भाई ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, तो भारत सरकार जनगणना क्यों नहीं करती? आज के ये प्रबुद्ध जो हमारा जो चर्चा सत्र हो रहा है, इसका सर्वप्रथम प्रश्न यही उठना चाहिए, क्या भारत में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है? उत्तर है। क्या उनकी जनगणना होती है? उत्तर है जनगणना होती है। क्या इस देश में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन है। क्या उनकी जनगणना होती है? हाँ, उनकी जनगणना होती है। क्या इस देश में ओबीसी को रिजर्वेशन है? क्या उनकी जनगणना होती है? नहीं। ये दिमाग में डालिए। यहां हम रुके हुए। यह जब जनगणना अगर हो जाएगी तो जो लोगों के पास ये हमारे में से ओबीसी के नेता बनाए जाते हैं चुन चुन के, और जो उच्च जातियों के लोगों के गुलाम होते हैं, वो लोग गुलाम नहीं रहेंगे। वो लोग उच्च जातियों के लोगों को बोलेंगे कि भाई तुझे मैं सोच, रुक थोड़ा देर, सोचता हूं, तुझे एमएलए का नहीं कारपोरेटर का टिकट देना है कि नहीं, सत्ता आपके हाथ में होगी। तो जनगणना में ये सब छुपा हुआ है, और इसके लिए आपने ख्याल में रखना चाहिए 2018 में माननीय उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि 2021 में ओबीसी की जनगणना होगी, मगर जैसे ही 2019 का इलेक्शन हो गया, चुनाव जीत गए, तो उन्होंने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे। समझिए, किसानों ने उनके तीनों कानून वापस लेने के बावजूद भी जगह क्यों नहीं छोड़ी? शब्द देने के बाद भी वो शब्द घुमा दिया गया, ये उन्हें मालूम है, इसलिए वो बैठे हैं वहां। पहले रिपील कीजिए एक्शन में, शब्दों पे भरोसा नहीं है तुम्हारे यहां। ये बात है कि नहीं? बोला था कि नहीं कि हम 2018 में राजनाथ सिंह ने बोला था हम जनगणना करेंगे ओबीसी की। 19 का चुनाव जीत गए, जनगणना की कोई बात नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अब हमने महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में ओबीसी जनगणना के लिए रथ यात्राएं निकाली।
और वो रथ यात्राओं का जो कंक्लूजन होता था, वो कंक्लूजन में 10-10 हजार लोग आते थे। तब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में दबाव गिरा और महाराष्ट्र के विधानसभा का जो स्पीकर है नाना भाऊ पटोले उस समय का, उसको खुद सदन में खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम भारत सरकार से दरखास्त करते हैं कि ओबीसी की जनगणना की जाए। तो कोई लोग अपर कास्ट के लोग यह प्रश्न खड़ा करने लगे कि भाई विधानसभा का जो कामकाज होता है उसमें कुछ प्रथाएं होती है, कुछ नियम होते हैं। उसने कहा स्पीकर के ऊपर कोई नियम नहीं है, वो भी पढ़ लो, मैं स्पीकर हूं, अध्यक्ष हूं। वो चुप रह गया, ये ताकत है पोस्ट की, पोजीशन पे रहो, चुप हो गए और बोला अभी बोलो, हाथ खड़े करो, किसको किसको मेरे इस बात का समर्थन देने का है। भाई हम महाराष्ट्र की विधानसभा यह प्रस्ताव पारित कर रही है, भारत सरकार को कह रही है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, हाथ खड़े करो, कौन कौन समर्थन में है। सबसे पहले अगड़े जातियों के लोगों के हाथ ऊपर गए उन्हें मालूम है हाथ नीचे गए तो गद्दी गई, खत्म हो गया। पूरी राजनीति तो ओबीसी के बेसिस पे चलती है। अरे इस देश के अंदर में लोकशाही है, हमारी 1931 की जनगणना कहती है हम 52% है। अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जिस तरह से प्रजनन का रेट है, वही रेट अगर हमारा ओबीसी का देखा जाए तो हम लोगों की लोक संख्या आज 65% से कम नहीं है, 65%। हम भारत में कम से कम 70 कोटि लोग हैं, 70 करोड़। ये 70 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है, मगर हम ओबीसी के लोग आपस में ये टिकट अगर कुर्मी को गई तो तेजी नाराज, यादव को गई तो कौन और शाह नाराज। ये जो होता है, हम अपनी जितनी ही जातियां मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपने जाति से नेता बनाने की कोशिश करेंगे, तो ख्याल में रखो हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का काम कर रहे हैं। हमने ओबीसी प्रवर्ग को मजबूत करने का काम करना चाहिए, क्योंकि आमदार और खासदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यह जो है इन्हें गिने ही लोग बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश का एक ही बनने वाला है, आपके राज्य का मुख्यमंत्री एक ही बनने वाला है। अरे भाई आपके ओबीसी की 3700 जातियां है, क्या सबके सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे? सबके सब क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। हमने बात समझनी चाहिए। मगर जब आरक्षण आता है तो वो आरक्षण तेली के बच्चे को मिलता है, कुर्मी के बच्चे को मिलता है, नाई के बच्चे को मिलता है, धोबी के बच्चे को मिलता है। वो स्पर्धा में आ जाता है, उसको अपने उत्कर्ष का हक और अधिकार मिलता है। और हमारे समाज से अगर 150 आमदार खासदार बनने से हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हमारे समाज से कितने डॉक्टर बनते हैं, कितने इंजीनियर बनते हैं, कितने कलेक्टर बनते हैं, कितने कमिश्नर बनते हैं, इससे समाज का विकास होता है। समाज का विकास, समाज का शिक्षण का दर्जा क्या है, समाज का विकास, समाज के कलेक्टर कमिश्नर कितने इससे होता है, आमदार और मंत्रियों से नहीं। हम आमदार और मंत्री बनने के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये ख्याल में रखो। तमिलनाडु में जयललिता नाम की ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री थी, मगर वहां जो ओबीसी जागरूक है, वो ओबीसी जागरूक ने कहा वो महिला को कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, उसको 9th शेड्यूल में लाओ। वो अपने खासदारों की ताकत पर, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको बोली कि जो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है वो 9th शेड्यूल में डालो। 9th शेड्यूल में अगर डाला तो उसको किसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया नहीं जा सकता। तो वो ब्राह्मण थी, मगर उसने काम ओबीसी का किया, क्योंकि वहां का ओबीसी जागरूक है। वहां का ओबीसी जागरूक है। वहां का ओबीसी अपने बेटे को कारपोरेटर, आमदार और खासदार बनाने की जगह ये सोचता है
कि मेरा बेटा कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कैसा बनेगा, क्योंकि समाज का दर्जा शिक्षण से बढ़ता है। समाज का दर्जा ये लाखों की संख्या में जो औहदे हैं इससे बढ़ता है। ये उंगली में गिने हुए आमदारों और खासदारों से नहीं होता। मगर वो क्या करते हैं, हमें दिखाते हैं अमुक अमुक जाति को इतनी सीटें दे देंगे, इसको इतनी दे देंगे, पेपर में खुल के लिख के आता है। हमारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे इन्होंने इतना दिया, यादव को इतना दिया, कुर्मियों को इतना दिया। अरे बेवकूफ बनाने का धंधा है। प्रतिनिधित्व जो है आपका, वो तो आपके बच्चे कलेक्टर बहुत संख्या में हो जाएंगे। जब 52%, जब 100 में से 52 कलेक्टर ओबीसी के होंगे, 100 में से 52 इंस्पेक्टर ओबीसी के होंगे, 100 में से 52 डॉक्टर ओबीसी के होंगे, तो भाई आमदार और खासदार और मंत्री तो आपके ही होंगे। कौन बनने वाला है बाद में? आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता। इसलिए त्यागमूर्ति चंदापुरी जी ने समझाया कि हमारी लड़ाई है वो इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, और यह व्यवस्था हजारों साल से इस देश में कार्यरत है। यह व्यवस्था हमें किसी अलग अलग तरीके से लड़ाने में लगती है। कभी वो धर्म के नाम से लड़ाती है, कभी जाति के नाम से लड़ाती है, कभी भाषा के नाम से लड़ाती है, कभी प्रांत के नाम से लड़ाती है। मगर हमने बस एक ही बात सोचनी चाहिए कि इस देश में जो सही लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इस देश में वो किसी भी धर्म का हो, मगर जो सामाजिक अगड़ा है और किसी भी धर्म में हो जो सामाजिक पिछड़ा है, ये जो पिछड़ा है जिसकी 85 से 90% जनसंख्या है, उसके हक, अधिकार और स्वातंत्र की जो लड़ाई है, वो लड़ाई आर्य चंदापुरी, त्यागमूर्ति चंदापुरी ने आजादी की तीसरी लड़ाई बोला है। ये तीसरी लड़ाई हमें समझना चाहिए, और यह मानवता के लिए लड़ाई है। ये कोई कल तक मुझे ब्राह्मण पटकता था इसलिए मैं उसे पटकता हूं, ये लड़ाई नहीं है। ये बराबरी की लड़ाई है, ये संविधानिक लड़ाई है, ये जायज लड़ाई है। जायज लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। ये लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वक्त मैं लेट आया, और लेट आता तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने बात कंक्लूड करना चाहूँगा। मेरे कहने का मतितार्थ आप शायद समझ गए होंगे। भला ही मैं थोड़ी देर आपसे बात किया, मगर मेरा मतितार्थ आप समझ गए होंगे। तो जो लड़ाई, ये भारत के अंदर में आप जब महाभारत में जाते हो तो क्या होता है, जो एकलव्य है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको वो द्रोणाचार्य के पास जाता है तो क्या कहते हैं कि तू शूद्र है, मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता हूं। वही आज भारत का संविधान जो है वो एकलव्य के घर पे जाके दरवाजा ठकठकाता है, अरे भाई तू शेड्यूल्ड ट्राइब का है, तुम्हारे बच्चे नहीं मिलते, आओ आओ पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। भारत का संविधान उसके घर में जाके दरवाजा बजा के बोलता आ। उधर महाभारत में उसे सिखाया नहीं जाता, लेकिन यहां उसे बुलाया जाता। महाभारत और भारत का फर्क आप समझ लीजिए। महाभारत में जब कर्ण, हालांकि वो पांडव का था, मगर वो एक टोली के यहां पाला गया था, तो जब वो स्वयंवर के लिए गया, स्वयंवर के लिए, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए गया, उस समय की वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, समझ लो यूपीएससी एमपीएससी, अवार्ड मिलने वाला है किसको। उसको क्या बोला कि तू स्पर्धा में प्रवेश नहीं ले सकता क्योंकि तू ओबीसी है। कोली मतलब उस समय को ओबीसी ना, तू स्पर्धा में प्रवेश नहीं ले सकता क्योंकि तू ओबीसी है, शूद्र है। वही भारत का संविधान ओबीसी लोगों को बोलता है 27% कलेक्टर का रिजर्वेशन है आपके लिए, आओ। ये फर्क हमने समझना चाहिए। तो वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में जो क्षत्रिय था, आप पूरा रामायण महाभारत पढ़िए, लिखा गया है राम ये क्षत्रिय था। फिर महाभारत पढ़िए, उसमें लिखा जाता है कि मां अर्जुन और ये सब क्षत्रिय थे। अरे मोदी जी कौन है? ओबीसी है। वहां सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता था, यहां शूद्र भी राजा बन सकता है। यह भारत का संविधान है, यह भारत का बदल है। यह हमें समझना होगा, यह सबको समझना होगा।
यह संविधान समानता की बात करता है, उसके उच्चारण में ही समविधान है। समविधान, सबके लिए बराबरी का विधान है। ये इस देश को अगर मजबूत करना है तो इस देश के अंदर में जो ये विषमता भरी जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। और मैं एक ऐसे रास्ते से एक समझो एक भरा रोज खाना खाने वाला आदमी है और एक 2-3 दिन से भूखा नंगा आदमी है, वो ऐसे जा रहे हैं और जैसे ही उसने देखा एक जगह हाथ मारा तो उसमें 4 रोटियां थी। वो 4 रोटियों के लिए वो झगड़ने लगे क्योंकि दोनों ने भी इकट्ठा हाथ मारा था, तो झगड़ने लगे और वो राजा के पास गए। तो न्याय क्या होगा? अगर दोनों ने अगर एक ही समय हाथ मारा तो 4 रोटियां है, तो बंटवारा कैसे होना चाहिए? आप बताइए। 4 रोटियां है, दोनों ने एक ही बार हाथ मारा, बंटवारा कैसे होना चाहिए? न्याय कैसे होना चाहिए? दोनों को 2-2 रोटियां, बराबर है। लेकिन एक सवेरे शाम खा के उसकी तोंद निकली है, एक की तोंद बाहर है, एक की तोंद अंदर है, पेटी नहीं है उसको। तो वो जो 2-2 देना उसका मतलब होता है न्याय। मगर जो 3 दिन से भूखा है उसको 3 रोटियां देना और जिसने खाया पिया है उसको 1 रोटी देना, इसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की इतनी, और यही सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में है, आप ख्याल में रखिए। और फिर मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा कि सर वो 2 में से एक को 4 दे दो और एक को 0 दे दो, उसको क्या कहोगे? तो मैंने कहा उसे कहते हैं मनुवादी न्याय, जो हजारों साल से इस देश में चल रहा है। मनुवादी न्याय का उत्तर भारत के संविधान ने दिया है, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय सबको बराबर हिस्सेदारी देने की बात कहता है। बहुत अच्छे शब्द नीरज भाई पटेल ने आपसे कहे। उन्होंने कहा कि हाथ में उनका बच्चा कबीर अभी मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा, तो हाथ में गंडा नहीं पहनता और ये नहीं पहनता, अच्छी तरह से वो अपने बच्चे को ये कर रहे। तो मैं अब कुछ शब्द कहते हुए अपना भाषण यहाँ समाप्त करूँगा। एक समय जरूर था कि एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि एक अंधा और अंधी मियाँ बीवी थे और वो खाना खाते थे, खाना बनाते थे। जब वो खाना बनाते थे उस समय चूहा, बिल्ली, कुत्ते उनके खाने पे हाथ मारते थे तो खाना इधर उधर चले जाता था। फिर वो क्या करते थे, दोनों भी खाना जमा करते थे, रोटी चावल फिर जमा करके खाते थे। तो एक पड़ोसी था जिसको आंखों से दिखता था, वो बोला भाई आप ऐसा क्यों करते हो, ये खाना तुम्हारे इधर इतस्तता हो जाता है फिर आप खाते हो। तो बोले क्या करें, हम अंधे? हाँ, हमारे पुरखे अंधे थे, उनका शिक्षण का अधिकार निकाल लिया गया था मनुवादी व्यवस्था में, वो अंधे थे। तो वो जो आंखों से देखने वाला आदमी है वो ये कहता है कि आप ऐसा कीजिए, जब भी आपकी बीवी खाना बनाएंगी तो आपने डंडा पीटने का। बोले इससे क्या होगा? अरे करो तो सही तुम। दूसरे दिन उसने डंडा लिया और वो पीटने लगा। कुत्तों को बिल्लियों को क्या लगा, आज डंडा लेके बैठा है, हमें मारेगा। उन्हें क्या समझ, उनको लगा डंडा मारेगा। तो उस दिन से चूहे, कुत्ते, बिल्ली आई नहीं और वो लोग अच्छे से खाना खाना शुरू कर दिए। ये हमारा समाज था, किसी ने उनको दृष्टि दी। मगर ये जो अंधांधी है, इनको एक बच्चा हुआ, वो बच्चा आंखों से देख सकता ऐसा बच्चा था। ये हमारा समाज जिसको शिक्षण का पूरा अधिकार दिया है। YouTube चैनल पे नीरज भाई पटेल ने कमाल कर दिया है, उनका चैनल दिनों दिन करोड़ों लोग देख रहे हैं। नया तरीका ढूंढा है, कोई जरूरत नहीं मीडिया की मेरे को। तो ये जो नया बच्चा है, ये नया बच्चा आंखों से देखने वाला बड़ा होता है, इसकी शादी होती है, इसकी बीवी घर में लाई जाती, ये देखने वाला तो बीवी भी देखने वाली। और वो जब खाना बनाने बैठती है तो ये लड़का बोलता है उसको रुक 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 रुक। बोलते क्यों? वो पूरा अपना
हमारे यहाँ आटा वगैरह बोलते हैं मराठी में, आटा और वो चावल वगैरह रख, वो बोलता हाँ अभी बना। तो वो क्या करता है, डंडा लेता है और डंडा पीटना शुरू करता है, ठाक ठाक। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा आज तो नई बहू आई है, वो खाना बना रही है, मैं भी डंडा पीट नहीं रहा हूं, मगर डंडा पीटने की आवाज कहां से आ रही है? तो लड़का बोलता है, बाबा बाबा जब मम्मी खाना बनाती थी आप डंडा पीटते थे, अब मेरी बीवी खाना बना रही, डंडा तो मैं ही पीटूंगा ना। ये तो हमारे प्रथा है, ये तो हमारा रिवाज है। अरे ऐसा 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 प्रथा और जो रिवाज है, ये प्रथा और रिवाज को हमें तिलांजलि देनी होगी। तो उस समय जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो वो उसने जो कहा अपने बेटे से, वो बात आप अपने दिल पे और दिमाग पे लिख के रखी है। वो क्या कहता है कि मैं तो आंखों का अंधा था, मैं तो आंखों का अंधा था। आंखों का अंधा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर अकल का अंधा होना यह सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनहगार हम ना बने, ऐसे सामाजिक गुनहगार आप ना बने। इसी अपील के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय त्यागमूर्ति चंद्रापुरी जी। हमारे कुलदीप दुबले साहब को समय और चाहिए।